लास्ट क्लास में हमने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था। तो इम्यूनिटी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, इन सब चीज़ों का थोड़े बहुत बातचीत हमने की थी कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीजन के रिगार्ड में। इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू डोंट रिमेंबर, वापस जाओ, वापस जाके उसको एक बार रिवाइज करके आओ, ठीक है। रिवाइज करके पता चल जाएगा क्या बात कर रहे हैं हम। अब स्ट्रक्चर पढ़ना है हमें इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, या आप ऐसे मान के चलिए एंटीबॉडीज। तो हमने क्या देखा था, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स का आईजीजी था, एक आईजीएम था, मतलब बहुत सारे थे। इफ़ यू रिमेंबर एग्जाम्पल के उसमें, तो ये सारे थे। इम्यूनोग्लोब्युलिन्स को हम एंटीबॉडीज भी कहते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, प्लाज्मा सेल से। बी सेल के बारे में हमने देखा था, बी सेल से आपके क्या प्रोड्यूस होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, और ग्लाइकोप्रोटीन्स इनडायरेक्टली क्या है, एंटीबॉडीज हैं। तो सब एक दूसरे से कोरिलेट है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम एंटीबॉडीज कहते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है, और हमारे बी सेल्स उनको बनाते हैं या प्लाज्मा सेल से बनते हैं। डिफरेंशिएटेड बी सेल्स में हमारे प्लाज्मा सेल्स आ गए थे। उस टाइम हमारे एक और चीज़ आई थी, मेमोरी बी सेल, रिमेंबर? ओके, गुड। तो स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर एंटीजेंस के बारे में बात करते हैं कि दे आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर एंटीजन्स। पर्टिकुलर एंटीजन के लिए बड़े स्पेसिफिक होते हैं वो, ठीक है। ये बी सेल है। अब मेन कंपोनेंट क्या होता है, आपकी एंटीबॉडीज कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। ये एंटीबॉडी हो गई, ये एंटीजन की बाइंडिंग साइट है। तो यहाँ क्या होगा, कोई भी एंटीजन इन केस आता है तो वो एंटीबॉडी के इस पर्टिकुलर साइट पर बाइंड होता है, करेक्ट। डोंट फॉरगेट, भूलना मत इसको। अब क्या होता है, सबसे पहले ये H, जो हमारी H चेन है, आप इसे बोल दीजिए दो तरीके से, 2 पर एंटीबॉडी रहता है, लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये हो गया H। देन आपका L चेन है, लाइट चेन। पहले तो आती है हैवी चेन, देन आपकी आती है लाइट चेन, फिर V रीजन आता है, देन C रीजन आता है, देन कांस्टेंट एक तरीके से, फिर हिंज रीजन आता है। तो ये पूरा एक लाइक मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे एंटीबॉडीज में। हैवी चेन जो है, जो लार्ज पेप्टाइड चेन से बना होता है, और यहाँ पे 2 पर एंटीबॉडी रहेगा। लाइट चेन जो रहेगा, L चेन जिसको बोलते हैं, वो स्मॉलर पेप्टाइड बॉन्ड है। L जो है वो स्मॉलर पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा, 2 पर एंटीबॉडी। अब आपका जो वेरिएबल रीजन रहता है, जिसको V रीजन भी बोलते हैं, वो बाइंड होता है किससे, बाइंड टू एंटीजन। वो बाइंड होता है एंटीजन से हमारे, उसको फैब रीजन बोलते हैं, करेक्ट। अब कांस्टेंट रीजन है जो C रीजन है, वो डिटरमाइन करता है कि एंटीबॉडी की पर्टिकुलर क्लास क्या है, वो पता करेगा, बताएगा, डिटरमाइन एंटीबॉडी क्लास FC रीजन। फिर हिंज रीजन आता है, हिंज रीजन से फ्लेक्सिबिलिटी होती है किसी भी एंटीजन बाइंडिंग के लिए, कि इजीली फ्लेक्सिबल है कि वहाँ पे बाइंड हो सकता है। अब मेजर क्लासेस हैं, आइसोटोप मान के चलो, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स के, एंटीबॉडीज़ के जो मेजर टाइप्स हैं, एक तो हमने पढ़ा है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा, IgM, IgA, IgG, IgE एंड IgD। तो ये 5 सब क्लासेस हैं, एक तरीके से आप ऐसे समझिए क्लासेस हैं। IgM जो होता है वो पहली एंटीबॉडी था, फर्स्ट एंटीबॉडी था जो हमारे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या जनरेट करता है, IgM को। और ये 5 एग्जिस्ट इन पेंटामीटर, 5 मोनोमर्स होते हैं, वो ज्वाइंट रहते हैं किससे, देखो 5 मोनोमर है ना, इसके स्ट्रक्चर को ही देख लो, उससे ही पता चल जाएगा कि ये ज्वाइन है बाय अ J चेन। J चेन से ज्वाइन है एक सर्कुलेशन में, और इसकी जो हाई एविडिटी है, और साथ ही साथ एफिशिएंट भी है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी है। IgG है जो मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन होता है हमारे सीरम में, ठीक है। IgG सीरम में मिलता है, और एक तरीके से इसकी भी सब क्लासेस हैं, 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, IgG 1, 2, 3, 4। प्लेसेंटा क्रॉस करता है, क्रॉसेस द प्लेसेंटा, जिससे कि फीटस में पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड हो सके, डेवलप हो सके, एक तरीके से वो देता है। और ऑप्सनाइजेशन के लिए अच्छा है, न्यूट्रलाइजेशन के लिए, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के लिए अच्छा है। देन आपका क्या है, IgA। ये मोस्टली, अच्छा देखो, ये सारी जितनी इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लासेस हैं या क्लासिफिकेशन है, तो इसके पता है, ये याद रखना पर्टिकुलरली ये फाउंड कहाँ होता है, पाया कहाँ जाता है, एग्जैक्टली होता कहाँ है। जो आपका IgA है मेनली आपके म्यूकोसल एरिया में है,
तो यहाँ पे ये स्पेसिफिकली कहाँ पाया जाएगा, म्यूकोसल एरियाज में। जैसे आपके सिक्रीशंस होते हैं ना, सिक्रीशन में टीयर है, सलाइवा है, कोलेस्ट्रम है, या कोई भी गट में सिक्रीशन होगा, वहाँ भी क्या होगा, आपका IgA होगा प्रेजेंट। इसमें 2 डाइमर्स होते हैं, वो सॉरी एक डाइमर है, उसमें 2 मोनोमर रहेंगे, वो ज्वाइंट रहते हैं J चेन सीक्रेशन में, और मोनोमर रहता है सीरम में। अब ये इंपॉर्टेंट है म्यूकोसल इम्यूनिटी के लिए। रिमेंबर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, म्यूकोसल इम्यूनिटी के लिए। देन आपका IgE है, वो बाइंड होता है हमारी हाई एफिनिटी है ना FC रिसेप्टर मास्ट सेल पर, बेसोफिल्स पर, जो भी हाई एफिनिटी वाले रिसेप्टर्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट है, आपके मास्ट सेल पर प्रेजेंट होते हैं या बेसोफिल्स पर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे वो जाके स्पेसिफिकली बाइंड करता है। और मेजर रोल जो इसका है वो एलर्जिक रिएक्शन में है, और साथ ही साथ कोई भी पैरासाइट है उसके अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करने में IgE आगे रहता है। IgD है, वो फाउंड मोस्टली लाइक प्राइमरली कहाँ, नाइव बी सेल के सरफेस पर देखने को मिलता है। IgD फाउंड प्राइमरली ऑन द सरफेस ऑफ नाइव सेल। इसका काम है कि हमारा जो बी सेल है उसको एक्टिवेट करना, ठीक है। एक्टिवेशन पूरी तरीके से अभी इसको नहीं समझा गया है कि किस तरीके से एग्जैक्टली IgD वर्क करता है, बट क्योंकि ये अर्ली स्टेज में है इसको समझना ज़रूरी है। अर्ली स्टेज होता है सबसे पहला स्टेज इम्यून रिस्पॉन्स का। तो ये क्या आते हैं, IgGM, IgG, IgA, IgE, IgD, ये क्लासिफिकेशन आपको इम्यूनोग्लोबुलिन में याद रखनी है। स्ट्रक्चर और फंक्शन MHC का क्या होता है, जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना, क्या होता है, सबसे पहले उसका मॉलिक्यूल का एक सेल सरफेस रहेगा, प्रोटीन सेल सरफेस प्रोटीन है, वहाँ पे एंटीजेनिक पेप्टाइड रहते हैं, किसके लिए, टू T सेल। ये देखो आप अगर MHC क्लास 1 देखोगे, या आपकी पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट है, साइड व्यू से है ये, और इस तरीके से आपका सेल सरफेस प्रोटीन रहेगा जो क्या करेगा, क्या प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे, एंटीजेनिक पेप्टाइड टू T सेल। MHC क्लास 2 है, वो भी ऐसा ही है। इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, हम इसको HLA-ABC बोल सकते हैं, इसको HLA-DR, DQ एंड DP बोल सकते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ MHC है। MHC में भी क्लास है, जो हमारे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है उसमें 2 क्लास है, क्लास 1, क्लास 2। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, ये इसलिए ज़रूरी है, अगर T सेल का रिकॉग्निशन होना है एंड एक्टिवेशन होना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है MHC की हेल्प से ही एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। बहुत असेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। अब MHC क्लास 1 जो होता है वो फाउंड ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगे वहाँ पर MHC क्लास 1 रहेगा। उसमें क्या रहेगा, आपका एक अल्फा चेन रहेगी, वहाँ पे 3 डोमेन्स रहेंगे। बीटा माइक्रोग्लोब्यूलिन है, एक नॉन MHC एनकोडेड कंपोनेंट कहते हैं उसको। फंक्शन वही है इसका, प्रेजेंट रहेगा आपके एंडोजिनस एंटीजन पे जो सेल के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल आपका वायरल पेप्टाइड, तो वो क्या करेगा, वो क्या होगा, टू CD8+ साइटोटॉक्सिक T सेल, मतलब डिस्ट्रक्शन या किलिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल। देन फंक्शन क्या है, पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव्स फॉर्म होते हैं पेप्टाइड के, जो क्या फॉर्म करते हैं एक तरीके से बाय अल्फा 1 एंड अल्फा 2 डोमेन की हेल्प से, उनके थ्रू फॉर्म होंगे। देन नेक्स्ट क्लास है MHC क्लास 2, वो एक्सप्रेस होते हैं प्राइमरली, एक तो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होता है, जैसे कि आपका डेंड्राइट सेल है, मैक्रोफेजेस हैं या बी सेल्स हैं, ये सारे सेल्स होते हैं या ये सारे टाइप्स हैं, वहाँ पर स्पेसिफिकली एक्सप्रेस रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, आपकी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होगी, अल्फा एंड बीटा, और बोथ ही कहाँ एनकोड रहेंगी, दोनों ही एनकोडेड रहेंगी MHC में। अब इनका काम क्या है, फंक्शन क्या करेंगे, आपके जो एक्सोजेनस एंटीजेंस थे जो आउटसाइड द सेल थे, वो वहाँ से क्या करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स को फैगोसाइटोसाइज कर देंगे, फैगोसाइटोज कर देंगे टू CD4+ हेल्पर T सेल। ठीक है, ये फंक्शन है MHC क्लास 1 का। इसमें क्लास 1 का देखा जाए फंक्शन होगा CD8+ और MHC क्लास 2 में होता है CD4+ हेल्पर T सेल का। अब जो बाइंडिंग पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप है वो कैसे फॉर्म होगा, वो डोमेन से ही फॉर्म होगा, वो अल्फा 1 बीटा 1 डोमेन से ही फॉर्म होगा। यहाँ पे अलग अलग डोमेन है, यहाँ पर सेम डोमेन है। रिमेंबर दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ऑलमोस्ट काम वही करना है उनको।
फंक्शन क्या है एमएचसी का, हमारे सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन के बेसिस पर वो डिटेक्ट करते हैं किसी भी इन्फेक्टेड या ऑल्टर्ड सेल को। पहली चीज, टी सेल एक्टिवेशन में जो एंटीजन प्रेजेंट है एमएचसी मॉलिक्यूल पर, तो वो किसी भी इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। ट्रिगर हो गया। देन ट्रांसप्लांटेशन है। ट्रांसप्लांटेशन में अगर कोई भी मिसमैच्ड एमएचसी मॉलिक्यूल है तो वो क्या करेगा, ट्रांसप्लांट के टाइम पे उसका रिजेक्शन कर देगा, रिजेक्ट कर देता है। तो ये ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए, और ये फंक्शन है एमएचसी का। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, अब एक इम्यून रिस्पॉन्स है, आप ऐसा समझिए, या तो इम्यून रिस्पॉन्स एक्सेसिव में है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, उसको ज़रा सी किसी भी चीज़ से एलर्जी। एक होता है ना हाइपर सेंसिटिविटी की बहुत ज़्यादा, एक सेंसिटिविटी होती है, एक एक्सेसिव होता है बहुत ज़्यादा। तो कोई भी एंटीजन है उसके रिस्पॉन्स में एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। वो एंटीजन हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंस जैसे पोलन है, बहुत लोगों को आपने देखा होगा, अगर आपके जान पहचान में हो तो वो कहते हैं हमें पोलन से एलर्जी है, मुझे इस पर्टिकुलर फूड से एलर्जी है। तो क्या है कि वो इन्वायरमेंटल फैक्टर सब्सटेंस के अगेंस्ट ही हमारी बॉडी ने क्या किया, एंटीजन्स जो हार्मफुल भी नहीं थे तो वो एक रिएक्शन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। या सेल्फ एंटीजन्स, जैसे आप ऑटो इम्यून डिजीज में देखते हो ना कि अपना ही कुकड अप है इम्यून सिस्टम, तो अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट वो फाइट ऑफ करने लगता है। तो ऐसे समझो वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में होता है। 4 टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं। अगर हम उनको किसके बेसिस पर, इम्यून रिस्पॉन्स के बेसिस पर क्लासिफाई करें तो ये आपका जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 1 में इमीडिएट, टाइप 2 में साइटोटॉक्सिक, टाइप 3 में इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड एंड टाइप 4 में डिलेड टाइप। अब इम्यून मैकेनिज्म जो होता है, टाइप 1 आपका आईजीई मीडिएटेड रहेगा। मीडिएटर हिस्टामिन हो सकता है, मास्ट सेल है, बेसोफिल्स हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल, लाइक फॉर एग्जाम्पल रहता है जैसे एलर्जी है, एनाफाइलेक्सिस है, एस्मा है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जब अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अकर हुआ है तो। टाइप 2 में साइटोटॉक्सिक है, उसमें आईजीजी एंड आईजीएम जो मीडिएटेड रहता है, ये मैकेनिज्म रहेगा। वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मीडिएटर जो रहेंगे एडीसीसी हो सकता है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी है। अब एग्जाम्पल आपका हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया, माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया, तो वो आपके टाइप 2 में आ जाएगा। टाइप 3, टाइप 4 में, टाइप 3 में हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन रहता है, टाइप 4 में टी सेल मीडिएटेड रहेगा, कॉम्प्लीमेंट और न्यूट्रोफिल्स रहेंगे। यहाँ पे टाइप 4 में साइटोकाइंस, मैक्रोफेजेस हो जाएंगे। एग्जाम्पल में टाइप 3 में जैसे आपका लूपस है, सीरम सिकनेस हो गया, बट टाइप 4 में आपका ट्यूबरक्लोसिस या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गया। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में आते हैं हमारे, ठीक है। यही हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 4 में पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारा इम्यून स्टिमुलेशन। इम्यून स्टिमुलेशन मतलब आपका कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स जो नॉर्मल लेवल में था, आप ऐसे मान के चलिए आपका नॉर्मली तो नॉर्मली चलेगा ना रिस्पॉन्स, बट वहाँ पे क्या होता है, कोई इन्फेक्शन आ गया है, किसी पैथोजन की वजह से इन्फेक्शन कॉज हुआ है, उसके अगेंस्ट में बॉडी को लड़ना है। अब जब फाइट करना है तो क्या करेगा, इम्यून को स्टिमुलेट करना ज़रूरी है। नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स को अब एनहांस करना पड़ेगा कि जाओ जाकर इन्फेक्शन से लड़ो, कैंसर से लड़ो, या कोई भी इम्यून डेफिशिएंसी है उससे लड़ो। तो वो कब होता है, जब इम्यून आपका स्टिमुलेट होगा। मेथड्स क्या होते हैं, जैसे वैक्सीनेशन हुआ, आपके लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स हैं, एमएमआर, पोलियो, तो वो एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स बनाते हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स जो रहती हैं सेफ होती हैं बट ज़्यादा पोटेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस ए, इन्फ्लुएंजा, सब यूनिट या कॉन्जुगेट वैक्सीन्स आती हैं, एचपीवी की, निमोनोकोकस की है। तो उसमें क्या होता है, एंटीजन पार्ट जो पैथोजन का है वो ही यूज़ किया जाता है वैक्सीनेशन को देने में। तो उससे इन सब चीज़ों से, वैक्सीनेशन से क्या होगा, इम्यून स्टिमुलेट होता है। अब साइटोकाइन थेरेपी है, जैसे इंटरफेरॉन्स हैं, आईएनएफ अल्फा, आईएनएफ गामा, तो ये क्या करते हैं, कोई भी एंटीवायरल या एंटी कैंसर इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने का काम करते हैं। इंटरल्यूकिन्स जो होते हैं वो एनहांस करते हैं टी सेल प्रोलिफरेशन को कैंसर थेरेपी में। अब इम्यून एडजुवेंट्स है, जैसे एल्यूमिनियम है हमारा सॉल्ट। तो वैक्सीन में इसका काम है एंटीजन को बढ़ाना, जिससे कि क्या हो, अब इम्यून सेल जो है वो उसको टेकअप कर सके, अपटेक कर सके। देन बीसीजी वैक्सीन है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, तो उसमें क्या होता है, उसमें इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं ब्लैडर कैंसर में।
करेक्ट, BCG वैक्सीन। इम्यून सप्रेशन, अब देखो स्टिमुलेट किया है, किसी चीज़ का रिस्पॉन्स बढ़ाया है तो किसी ना किसी रिस्पॉन्स को कम भी किया जाएगा, तो वो जैसे आपका इम्यून सप्रेशन है। अब इम्यून सप्रेशन में क्या करते हैं, जो भी इम्यून रिस्पॉन्स होने वाला है नॉर्मल रिस्पॉन्स को भी क्या करते हैं, वो रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं या इम्यून को सप्रेस करते हैं, दबा देते हैं। अगर कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल रिमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उस टाइम क्या होता है, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो भाई उसको सप्रेस करना ज़रूरी है वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर भी इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो हार्म ना करें बॉडी को। देन टाइप ऑफ इम्यून सप्रेशन, आपका कोई भी नेचुरल इम्यून सप्रेशन है वो जैसे फॉर एग्जांपल हुआ है प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब प्रेगनेंसी क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा एक तरीके से फीटल रिजेक्शन। वायरल इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल आपका HIV के टाइम पे उसको कम करना पड़ेगा क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा तो बेकार लाइक तबीयत ज़्यादा खराब हो सकती है, तो उसको वहाँ मॉनिटर करना है, उसको इम्यून सप्रेसेंट्स देने हैं, तो वो नेचुरली इम्यून सप्रेस करेगा। थेराप्यूटिक में क्या होता है, उसमें इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स दिए जाते हैं, मतलब आपके इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिए जाएंगे जिससे कि बॉडी का इम्यून सिस्टम कम रिस्पॉन्स करे उसके अगेंस्ट में। जैसे ट्रांसप्लांट हुआ है तो ट्रांसप्लांट रिजेक्ट ना कर दे बॉडी, इसलिए इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है। आपकी कोई भी ऑटो इम्यून या इन्फ्लेमेटोरी डिसऑर्डर को ट्रीट करना है तो इम्यून सप्रेस किया जाता है। सर्टेन कैंसर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स हैं या कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये बहुत टाइप के एग्जांपल्स हैं जिसमें ना थेराप्यूटिक इम्यून सप्रेशन किया जाता है। अब मैकेनिज्म क्या है कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जो होती हैं वो T सेल एक्टिवेशन को कम कर देती हैं। जैसे प्रेडनिसोन है तो क्या कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ही टाइप है, तो क्या करेगा, T सेल को कम कर देगा, ठीक है। कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स हैं, वो इंटरल्यूकिन T सेल या साइटोकाइंस को ब्लॉक करता है। मोनोक्लोनल है, वो इम्यून सेल को डायरेक्ट टारगेट करेंगे। ये आपके इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं। रेगुलेटरी T सेल ट्रैग्स रहते हैं, वो इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करते हैं, किसके थ्रू, आपके इंटरल्यूकिन 10 है या TGF बीटा है उसके थ्रू। बोन मैरो सप्रेशन होते हैं, जब कीमोथेरेपी चलती है, ल्यूकीमिया ट्रीटमेंट चलता है ना, तो उस टाइम पे बोन मैरो को सप्रेस किया जाता है। यूजेस क्या है, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हो तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना ज़रूरी है। अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो इम्यून एक तरीके से उसको समझेगा ये कोई आउटसाइडर है तो वो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा जो हार्मफुल रहेगा, ठीक है। तो क्या है, वहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है किडनी, लिवर या हार्ट ट्रांसप्लांट के टाइम पे। ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए, लूपिस को, सोरियासिस है तो वहाँ पे इम्यून सप्रेशन यूज़ किया जाता है, इम्यून सप्रेस होता है। एलर्जिक ट्रीटमेंट, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में सप्रेस करने के लिए इम्यून सप्रेशन देखने को मिलता है, इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाता है, करेक्ट। तो ये था हमारा सारा इम्यून सिस्टम से रिलेटेड सब कुछ हमें पढ़ना है।